नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। जब गाजा की बात आती है तो पूरी दुनिया के लिबरल दहाड़ देकर रोते हैं, मगर ईरान में पिछले एक हफ्ते में 12,000 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने पर वही लिबरल दुनिया खामोश है। क्या मानवाधिकार सिर्फ गाजा तक सीमित है? क्या दर्द का अधिकार सिर्फ सुन्नी मजहब के हिसाब से तय होता है? गाजा और ईरान के आंकड़े आमने सामने रखे तो एक कड़वा सच सामने आता है। लिबरांडुओं की सहानुभूति चुनिंदा हो गई है। वो बस चुनिंदा दर्द पर चिल्लाते हैं और दूसरे के दर्द को अनसुना कर देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड इन मजहबी ठेकेदारों की फर्जी मानवता का एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्यों गाजा पर दर्द जाहिर करने वाले रवि साज ईरान पर चुप है? गाजा पर रोने वाली, इजराइल का कत्लेआम बताने वाली आरफा को ईरान में लाशें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या आरफा को शियाओं की मौत से फर्क नहीं पड़ता? वो बस सुन्नी मुल्लाओं की मौत पर रोती है। गाजा पर दर्जनों वीडियो बनाने वाले, दुख जताने वाले आकाश बनर्जी आजकल गायब है। हमास की हिमायती साक्षी जोशी भी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल के दावे के अनुसार ईरान में पिछले 17 दिनों में 12,000 प्रदर्शनकारियों की खुलेआम हत्या कर दी गई है। क्या ये 12,000 लोग इंसान नहीं थे? क्या वो यूएनओ, वो 56 देश जो गाजा में राहत सामग्री के ट्रक भरकर दौड़े थे, आज ईरान में एक टोकरा सहानुभूति का भी लेकर नहीं जा सकते या बोल भी नहीं सकते? आखिर जब मुसलमान को मुसलमान मारते हैं तो इन 56 देशों को कोई दर्द क्यों नहीं होता? अगर गाजा पर हमला करने वाला इजराइल शैतान है तो ईरान में 17 दिन में 12,000 लोगों का कत्ल करने वाला खामनेई क्या है? क्या 12,000 का आंकड़ा गाजा से कम है? आखिर कितनी लाशों पर इन लिबरल पत्रकारों के आंसू बहते हैं, जबकि खुद ईरान के अधिकारी ने राइटर्स को बताया है कि प्रोटेस्ट में लगभग 2,000 लोगों की मौत हुई। पहली बार जब किसी अधिकारी ने इतनी बड़ी संख्या में मौतों को होने की बात कबूल की। 2,000 सरकारी कबूलनामा है। अगर देखा जाए तो ये संख्या 12 या 14,000 है। ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से इस्लामिक क्रांति की सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन करते रहो, अपने संस्थानों, सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लो, हत्यारों और गलत काम करने वालों के नाम लिख लो, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने आगे लिखा कि मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग कैंसिल कर दी है जब तक कि प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्या बंद नहीं हो जाती। मदद आ रही है, मेक ईरान ग्रेट अगेन, ईरान को दोबारा महान बनाओ। वहीं यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मेजोरिटी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में ईरानी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अपने लोगों का कत्लेआम किया है, ईरानी रियाल को दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी बना दिया है और आपके देश के रिसोर्स बर्बाद कर दिए हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने 13 जनवरी को कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ बैन लगाने के लिए काम करेगा। ब्रिटिश संसद में एक बयान में कूपर ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम ईरानी प्रदर्शनकारियों की भयानक और बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा करता है और हम मांग करते हैं कि ईरानी अधिकारी अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और आज़ादी का सम्मान करें। वहीं जर्मन के विदेश मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने के आरोप में ईरानी राजदूत को तलब किया है और जर्मनी ने ईरान में जारी प्रदर्शन में सुरक्षा बलों समेत हजारों लोगों के मारे जाने पर गहरी चिंता भी जताई है। लेकिन अभी भी वो 56 देश चुप है। वो 56 देश जो भारत में पहलू खां या अखलाक की मौत पर छाती कूट कूट कर रोते हैं। वो आज 26 साल के इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी पर टांगने पर चुप होकर बैठे हैं। 26 साल के इरफान सुल्तानी को ईरान पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने पर तेहरान में गिरफ्तार किया है। ईरान सरकार ने घोषणा की है कि विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए लोगों को फांसी दी जाएगी। जिनको फांसी दी जानी है उनकी सजा का नाम है मुहरेब है, यानी कि अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इसमें कोई ट्रायल नहीं होता, कोई वकील नहीं होता। परिवार को 5-7 मिनट की आखिरी में मुलाकात का टाइम मिलता है, वरना फिर फांसी पर टांग दिया जाता है। सवाल है, मुसलमानों का अल्लाह क्या खाम नहीं है? अगर उनकी सत्ता रोजगार नहीं दे सकती और कोई उनके खिलाफ प्रदर्शन करे तो क्या वो प्रदर्शन अल्लाह के खिलाफ माना जाएगा, यानी वो खामनेई के खिलाफ माना जाएगा? हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान में अधिकारी सरकार के खिलाफ पॉपुलर विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी देना शुरू करते हैं तो अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब वे हजारों लोगों को मार रहे हैं तो आप मुझे फांसी के बारे में बता रहे हैं, हम देखेंगे कि ये उनके लिए कैसा रहता है। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली
ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल के दावे के अनुसार इसे ईरान के आधुनिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड माना गया है। वेबसाइट का कहना है कि इस जानकारी में कई सोर्स आधारित हैं, इस डेटा की कई लेवल पर जांच की गई और सख्त प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार पुष्टि के बाद इसे जारी किया गया है। ज़्यादातर मारे गए लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। ये सब सुप्रीम लीडर अली खamenei के आदेश पर हुआ है। दावा किया गया है कि अधिकतर हत्याएं 8 और 9 जनवरी की रात को हुई। सरकार इंटरनेट और कम्युनिकेशन को ठप करके अपने अपराध अब दुनिया से छिपा रही है। वहीं भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को ये भी कहा कि ईरान में सरकार का खेल खत्म हो चुका है। द गार्जियन के अनुसार तो ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। हम यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार इस वीडियो को नहीं दिखा सकते। इस ढेर में लोग अपने परिवार वालों की लाशों की तलाश कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया है कि ईरानी अधिकारियों के पास ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है जिनमें आतंकवादियों को भी आम नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। सब जानते हैं ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा में गिरावट और लगातार जन आंदोलनों जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। 47 साल बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त मुल्ला शासन से लोग नाराज हैं और अब वो बदलाव चाहते हैं। यही कारण है क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जैन जी को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आज़ादी मिल सकती है, यानी इस्लाम से उनका पीछा छूट सकता है। इसी बीच सबसे अहम बात यह है कि रजा पहलवी जो ईरान वापस लौट कर चल रहे प्रदर्शनों में भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 65 साल के रजा पहलवी करीब 50 साल से अमेरिका में निर्वासन में रह रहे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा है कि मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय में आप सबके साथ ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है वो दिन अब बहुत करीब है। ईरान की इन तमाम घटनाओं को देखकर एक बार फिर उदारवादी धड़े पर सवाल उठ रहे हैं कि ईरान की सरकार एक अंधे मध्ययुगीन दौर की वापसी कर रही है जहां आदिम मजहबी मुल्ला कट्टरपंथी समाज चला रहे हैं और महिलाओं को इंसान से कम समझा जाता है, जबकि सरकार के खिलाफ ये विरोध निश्चित रूप से 21वीं सदी की ओर बढ़ने की पुकार के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च कट्टरपंथी सत्ता में बैठे आयतुल्ला के खिलाफ विरोध में इशारों वाली तस्वीरों ने इंटरनेट को लगभग तोड़ के रख दिया है, लेकिन फिर भी सारा गैंग चुप है। लेखिका जेके रोलिंग ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आप मानवाधिकारों के समर्थन का दावा करते हैं लेकिन ईरान में अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों के साथ एकजुटता नहीं दिखा सकते, तो आपने खुद को उजागर कर दिया है। जब तक दमन और क्रूरता आपके दुश्मनों के दुश्मनों द्वारा की जा रही है तब तक आपको उसकी परवाह नहीं। यानी इस गैंग को सिर्फ परवाह है सुन्नी गैंग की, जिसके इशारे पर ये लोग चलते हैं। ईरान में शिया मर रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते कि ईरान की जनता वापस अपने खोए हुए 3000 साल पुराने पारसी गर्व की ओर लौट रही है। सैकड़ों मस्जिदों को जलाया जा रहा है और पारसी मंदिरों में भीड़ एक बार फिर पूजा के लिए बढ़ रही है। शायद इस बार ईरान के लोग मजहबी मुल्लाओं से अपने इतिहास और अतीत का बदला लेने की ठान चुके हैं।